हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ प्रवक्ता लेक्चरर केबीएस पीजीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए दोस्तों, ये हमारी पार्ट 11 सीरीज है। इससे पहले हमने 10 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आज 2003 का जो पेपर आया था इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2003 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हुआ सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांझर संस्कृति विकसित हुई। तो वो कौन सी थी? तो यहाँ पे दिया गया है। तो वो कौन सी? तो वो थी, यहाँ पर दिया गया है सुरकोदड़ा दिया गया, चंदूदड़ा दिया गया, लोथर दिया गया या कालीबंगा। तो कौन सा था? तो वो है यहाँ पे चंदू दड़ो। तो देखिए दोस्तों, जो चंदू दड़ो है, चंदू दड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झोकर और जो सांगर है संस्कृति विकसित हुई। यहाँ से मणके बनाने का कारखाना मिला है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मणके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। तो ये भी मिला है चंदू दड़ो से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पे, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए? तो किस में खोजे गए? तो ये खोजे गए थे गुजरात में। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लगभग 2000 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। इसमें से लगभग 1400 जो है ये भारत में और शेष जो है वो पाकिस्तान में है। जिनमें से अकेले अगर गुजरात की बात करें तो 250 जो है वो गुजरात स्थल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो स्थल पाए गए हैं वो गुजरात में पाए गए हैं। प्रमुख स्थलों में लोथल, सुरकोदड़ा, धोलावीरा, देसलपुर, रंगपुर और जो रोजदोजी, प्रभास पाटन, भगत राव, कुंतासी आदि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राप्त होती है? तो ये होती है यहाँ पे मोहरों से। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, मोहरों, मृत भांडों, ताम्र गुटिकाओं आदि पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। इस लिपि में कुल 400 से 500 तक चित्राक्षर हैं और चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किस ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर जो लिपि मिली गई है उसको उसकी पूछ लेता है यहाँ पे कि किस तरफ से लिखी जाती है। तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो पाषाण युगीन जो मानव है इसको जो आग की जानकारी हुई थी ये नवपाषाण काल में हुई थी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो ये किसके परिचायक है? तो ये है निम्न पुरा पाषाण के। देखिए, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण निम्न पुरा पाषाणकालीन परंपरा से संबंधित है और इसके उपकरण सर्वप्रथम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्वप्रथम जो पाया गया था ये मद्रास यानी चेन्नई के समीप बाद मदुराई और अतिरकम से प्राप्त हुए। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो यहाँ पे देखिए, पंजाब, राजस्थान, दक्षिण भारत या सप्त सैंधव प्रदेश। तो ऋग्वेद संहिता की जो रचना हुई थी ये सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। तो उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय रहा है वो रहा है दार्शनिक विवेचन। देखिए, जो उपनिषद है इसका जो शाब्दिक तात्पर्य होता है वो होता है गुरु के समीप बैठकर छात्रों द्वारा ज्ञानार्जन करना। ठीक है। और जो इसका जो प्रतिपाद्य विषय रहा है वो है दार्शनिक विवेचन। नेक्स्ट यहाँ पे, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो ये किस है? तो ये है सामवेद से। देखिए, जो सामवेद है, सामवेद संहिता के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और जैमिनीय। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे। तो कौन थे? तो वे थे यहाँ पे नकीरर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, यह जो था यह पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा में आयोजित हुआ है और इसकी जो अध्यक्षता थी ये नकीरर ने की। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो अगर आप इसमें देखें
तो यहाँ पे जनपद दिया गया, उसकी राजधानी तो जो कुरु है, कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। वहीं अगर हम कौशल की बात करें तो कौशल की थी अयोध्या। वत्स की बात करें तो यह है कौशाम्बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका। और जो यहाँ पे वत्स है इसकी है कौशाम्बी। और वहीं मगध की बात करें तो मगध की है राजगृह। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, कुरु की यहाँ पे इंद्रप्रस्थ, कौशल की अयोध्या, वत्स की कौशाम्बी और मगध की राजगृह। नेक्स्ट यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो कौन सा था? तो वो था अजित कैश कम्बलिन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पार्श्वनाथ को। देखिए दोस्तों, काशी के राजा जो अश्वसेन के जो पुत्र थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो थे वो 250 ईसा पूर्व के थे और इन्होंने बिहार के सम्मेद पर्वत पर तप किया तथा ज्ञान प्राप्त किया। इनके अनुयायियों को निर्गर्थ कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो गौतम बुद्ध के जो पिता सुद्धोधन थे ये कहाँ के राजा थे? तो ये थे कपिलवस्तु के शाक्यगण के। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बौद्ध धर्म संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य वसुमित्र ने की। अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म था ये दो भागों में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान, और वो इसी समय हुआ था। और इसी संगति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। तो ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विभाषा शास्त्र की ग्रंथ की रचना कब हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो ये है वैष्णव धर्म का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया है। वैष्णव धर्म में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। यह मंदिर मूर्ति निवेदन, दास सत्वान, स्नान, धूप दीप निवेद, पुष्प, संगीत आदि कई क्रियाओं से उपास्य विष्णु को प्रसन्न करने का आयोजन था। नेक्स्ट यहाँ पे शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई? तो ये किस युग में हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त युग में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्राचीन भारत में सेंडोकोडस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन था? तो वो था ये था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी स्रोतों से सेंडोकोडस कहा गया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने भी इस सेंडोकोडस की पहचान प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ के लेखक था। तो कौन था इसका? इंडिका किसने लिखी है? तो ये लिखी है मैगस्थनीज ने। देखिए दोस्तों, जो यूनानी ग्रंथ इंडिका है, इंडिका के लेखक जो है वो मैगस्थनीज थे। और जो यूनानी राजपूत की हैसियत से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ये मिलता है 13वें में। मौर्य शासक अशोक के अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख जो मिलता है ये 13वें शिलालेख से मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिलालेख से मिलता है? तो ये 13वें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ये कहा था पाण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? तो कौन था? तो वो था दशरथ। देखिए दोस्तों, मौर्य शासक दशरथ जो आजीवक मत का उपासक था, उसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं गोपी, लोमस और ऋषि तथा वर्तिका का निर्माण कराया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से
किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। तो ये किस में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह है गार्गी संहिता में। देखिए दोस्तों, जो ज्योतिष शास्त्र की जो प्रसिद्ध पुस्तक है गार्गी संहिता, गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है और इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि यवन, साकेत, पांचाल मथुरा को विजित करते हुए कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो वो था यहाँ पे गोंदो फर्निस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो गोंदो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस जो नामक ईसाई थे, ये भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, तो इसलिए यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा था, तो कौन था? तो वो था हाल। देखिए दोस्तों, जो गाथा सप्तशती प्राकृतिक भाषा में लिखी गई सातवाहन शासक हाल की रचना है और इसमें हाल की प्रेम गाथाओं का वर्णन है। यह पुस्तक मुक्तक काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। अब नेक्स्ट यहाँ पे, चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था, तो वो कौन था? तो वो था कनिष्क कुषाण। तो देखिए, प्रथम भारतीय राजा कनिष्क जो है, इसने चीन के शासक को पराजित किया था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 25 से आगे करेंगे। तो इस प्रकार से हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी मिल सके।